Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 4th of June 2024। 4 जून 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने कल यूपीएससी 2025 के लिए कोर्स रिलीज किया है जिसका नाम है अचूक कोर्स। एंड इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग हमारा जो ऐप है टेम्स आईएएस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में है, आप उसको वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे अभी हमने जस्ट एक पीडीएफ और डिटेल्स डाल दी हैं कि क्या क्या चीज़ें कवर की जाएंगी, कैसे कवर की जाएंगी। और ये जो कोर्स रहेगा ये प्रीलिम्स के लिए आपका पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा, मतलब कि इसमें करंट अफेयर्स के लिए मंथली पीडीएफ्स भी आपको दिए जाएंगे, मंथली दिए जाएंगे आपको पूरे, हम खुद बना करके, वो भी सब्जेक्ट वाइज। इसके अलावा सीसैट भी इसमें कवर्ड रहेगा एंड स्टार्ट से ही आप सीसैट पूरा देख सकते हैं, प्लस इसमें पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस तो कवर किया ही जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्लीज़ देख लें इसको ऐप के माध्यम से, एंड यू कैन ज्वाइन अस फ्रॉम देयर, ठीक है ना। लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। वीडियोस को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आज के सवालों के साथ। पहला सवाल आप देख सकते हैं, विद रेफरेंस टू निपा वायरस लाइक पार्टिकल्स। कल मैंने आपको बताया था निपा वायरस लाइक पार्टिकल्स बनाए गए हैं ना, तो आपको स्टेटमेंट दिए हैं उनके रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि दीज पार्टिकल्स कैन बी यूज्ड टू डेवलप एंटीबॉडीज एंड एंटीवायरल ड्रग्स इन सेफर लैब एनवायरनमेंट, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द वीएलपीज आर कंटेजियस एंड हार्मफुल एज हार्मफुल एज द निपा वायरस। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ आपको कि क्या दूसरा स्टेटमेंट सही हो सकता है। अगर सेफ इन्वायरमेंट में काम करने के लिए बनाया जाता है तो उतने ही कंटेजियस और उतने ही हार्मफुल कैसे हो सकते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आंसर विल बी वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोटिफाइंग द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इन इंडिया। CII बोलते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भारत में, वो आपको कौन सी बॉडी निकाल करके देती है। ऑप्शंस आर आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, से करेक्ट आंसर है CBDT। तो याद रखिएगा, हालांकि CBDT इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोटिफाइंग द CII एवरी 2 ईयर। जो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है ये निकालता है CBDT, है ना। एंड इसका यूज किस में किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन द सेल ऑफ असेट्स, मतलब कैपिटल गेन्स टैक्स निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है CII का। तीसरा सवाल आपके लिए मैं छोड़ता हूं, बहुत ही आसान सा सवाल है। आई थिंक आप लोग इसको पढ़ेंगे भी नहीं, उसने भी आंसर कर देंगे कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक किसने लिखी है। ऑप्शन है चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, वीर सावरकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की न्यूज आइटम से। फ्रंट पेज में ऐसी कोई खास न्यूज आइटम नहीं है जिसको कि आप जाने। एग्जिट पोल मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, एक बार फिर से एक चीज बता दूं, एग्जिट पोल का मतलब होता है कि जब आप वोट देके बूथ से निकलते हो तभी आपका जो पोलस्टर्स रहते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बेसिस पे एक छोटा सा सैंपल सर्वे करके वो एग्जिट पोल दे देते हैं, ठीक है ना। हालांकि आज तो काउंटिंग भी चल रही है, मैं भी देख रहा था, तो काउंटिंग में बहुत ज़्यादा जैसे एक व्यक्ति पागल हो गया था उस तरीके की शुरुआत तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट जो है वो आई थिंक दैट विल बी द सेम जैसा कि पिछले बार थी, ठीक है ना। तो एग्जिट पोल में आपको बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, जो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। और याद रखिएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डेट निर्धारित करता है कि कब तक आप एग्जिट पोल नहीं रिलीज कर सकते हो। वोटिंग के दौरान आप रिलीज नहीं कर सकते हो, वोटिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप इसको रिलीज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हम देखेंगे तीसरे चौथे पेज से, ये है इसरो ने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है फॉर एरोडायनामिक डिजाइन। तो जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उनके अंदर फ्लो को डिटरमाइन करने के लिए, फ्लो को समझने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम है प्रवाह सॉफ्टवेयर। तो आप देख सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सॉफ्टवेयर बनाया, CFD बोलते हैं, कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है, बेसिकली फ्लो, जो अंदर फ्यूल है, जो अंदर प्रोपेलेंट है, उनका फ्लो समझने के लिए, ठीक है ना। तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है प्रवाह का फुल फॉर्म है पैरेलल
रैंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनामिक एनालिसिस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एरोथर्मोडायनामिक एनालिसिस के लिए जो अंदर फ्लो है उसको समझने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसको डेवलप किया गया है इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा, एंड इट कैन सिमुलेट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लोज ऑन द लॉन्च व्हीकल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फ्लोज को सिमुलेट कर सकता है और उसको स्टडी कर सकता है, ठीक है ना। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गगनयान प्रोजेक्ट। जो गगनयान प्रोजेक्ट है तो उसमें हमारा जो री एंट्री मॉड्यूल है, क्रू स्केप मॉड्यूल है, क्रू इजेक्शन जिसको बोलते हैं, क्रू स्केप सिस्टम बोलते हैं, तो इनके टेस्टिंग में भी बहुत ज्यादा काम आएगा ये। तो प्रवाह सिस्टम इज वेरी एसेंशियल टू फॉर दैट पर्पस, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एयर फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए, गैस कंडीशंस को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली जब री एंट्री होगी उसमें, तो तब तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस पार्ट। अब एक न्यूज़ आई थी जिसमें मुलुगु फॉरेस्ट के बारे में मेंशन्ड था। मुलुगु फॉरेस्ट, बट तो केवल अपने को लोकेशन जानने की, मुलुगु फॉरेस्ट है कहाँ पर। तो मुलुगु फॉरेस्ट देखिए तेलंगाना में सिचुएटेड है। अभी रिसेंटली एक व्यक्ति का वहाँ पे डेथ हो गया था बिकॉज ऑफ द लैंड माइन एक्सप्लोजन। तो वो उतना हमको बाकी का डिटेल्स नहीं जानना, बट हमको ये इंपॉर्टेंट जरूरी है कि मुलुगु फॉरेस्ट के बारे में हम जाने। अब यहाँ पे देखो लिखा है केरला सीएम अर्जेस टीचर्स टू इंट्रोस्पेक्ट ऑन गैप्स इन साइंस। तो याद रखिएगा यूपीएससी कई बार पूछता है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए इंडिया में कहाँ कहाँ मेंशन्ड है। तो याद रखिएगा हमारी जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने वाली बात है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन्ड है, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट से लाए गए थे 1976 में, है ना। आप छोटा सा सवाल बताइए कौन सी कमेटी बनाई गई थी जिसने की रिकमेंड किया गया, है ना। और रिकमेंडेशन उसने ज्यादा मतलब ड्यूटीज की दी थी, और ये भी कहा था कि राइट टू टैक्स करना, ये सब चीजें भी ड्यूटीज में आ जानी चाहिए, है ना। टैक्स करना और ये सब चीजें करना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब साइंटिफिक टेम्पर डेवलप अगर करना है तो याद रखिएगा ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन्ड है। अच्छा, एक सवाल और कि क्या साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना हमारे उसमें डीपीएसपीज में मेंशन्ड है कि नहीं है। डीपीएसपीज में साइंटिफिक टेम्पर के बारे में क्या लिखा गया है, कुछ है कि नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये छोटा सवाल आप लोग और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसी बहाने आप कम से कम डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ सकते हैं। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। आईसीएमआर सीक्स टू प्रोवाइड ओरल फॉर्मुलेशन ऑफ हाइड्रोक्सी यूरिया टू ट्रीट सिकल सेल डिसीज। अब ये हाइड्रोक्सी यूरिया लिखा जरूरी है, खाद वाली यूरिया मत समझ लेना, ठीक है ना। तो अब क्या है, देखो इंडिया में सिकल सेल डिसीज का बहुत ज्यादा बर्डन है। कितना बर्डन है मैं आपको बता दूं कि इंडिया हैज द हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ सिकल सेल डिसीज इन साउथ एशिया। पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा बड़ा बर्डन हमारे अंदर ही है। सिकल सेल डिसीज होती क्या है, तो ये आपको पता होगा कि ये ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर होता है। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि इंपॉर्टेंट होता है फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तो जब सिकल सेल डिसीज हो जाती है तो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब कि वो सिकल शेप्ड हो जाता है। आरबीसीज जो हैं वो सिकल सेल हो जाती हैं। नॉर्मली जो आरबीसीज होती हैं वो राउंड होती है। मैं आपको अगर डायग्राम बना करके दिखाऊं तो नॉर्मली जो नॉर्मली आरबीसीज है कुछ इस तरीके से होती हैं, बट जब सिकल सेल डिसीज होता है तो आरबीसीज इस तरीके से आती हैं। अब देखो जब ये है तो ये सिकल शेप्ड हो गई ना, तो ये क्या करता है कि फिर एक दूसरे को कट करना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉपर जो आपका होना चाहिए था ब्लड फ्लो, वो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो उस ब्लड फ्लो में परेशानी आती है, इसी को सिकल सेल डिसीज बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसकी एक दवाई है, दवाई का नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द सिकल सेल डिसीज। बट दिक्कत ये है कि बच्चों में ये नहीं दी जा सकती क्योंकि ये ओरल सोल्यूशन नहीं है। तो अब वही है कि आईसीएमआर ने कहा है कि इसका ओरल सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा फॉर दिस, ठीक है ना। याद रखिएगा अभी 200 mg की जो टैबलेट्स हैं हाइड्रोक्सी यूरिया की वो हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ओरल सोल्यूशन नहीं है। याद रखिएगा सिकल सेल डिसीज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोनोजेनिक डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन। इट इज द मोनोजेनिक डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन। और याद रखिएगा हाइड्रोक्सी यूरिया जो है इट्स अ माइलोसप्रेसिव एजेंट, ये इफेक्टिव ड्रग है फॉर ट्रीटिंग दिस डिसीज, ठीक है ना। याद रखिएगा। इसके अलावा थैलेसीमिया भी एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, उसमें भी हाइड्रोक्सी यूरिया का हम यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया की थेरेपी देते हैं। आगे मूव करते हैं। ग्रीन बियर्ड जीन्स कुड एक्सप्लेन हाउ एल्ट्रुइज्म अरोज इन नेचर। अब यहां पर जो ये आर्टिकल है ये है ग्रीन बियर्ड जीन्स का के बारे में, या ग्रीन बियर्ड
इफेक्ट के बारे में है। मैंने वैसे न्यूज में देखो आप देख सकते हैं, वेबसाइट में आप अगर हमारी आए thetemsize.com, उसमें आपको सब मिल जाएगा। देखो प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में भी है, इसमें आपको अल्ट्रुइज्म थ्योरी के बारे में भी, आज जो ग्रीन बियर्ड इफेक्ट आया उसके बारे में भी है। मैं आपको बता दूं कि देखो क्या है इस आर्टिकल में, है क्या। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि आप जब खुद को सेक्रीफाइस करके, खुद का कुछ कोई चीज सेक्रीफाइस करके दूसरे का भला करो। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो उसके पीछे भी एक साइंस है। अब इस साइंस समझाने के लिए कुछ जीन्स का इस्तेमाल किया गया है और एक अमीबा की वेराइटी है जिसको हम बोलते हैं डाइक्टोस्टेलियम डिस्कोइडम। याद रखिएगा, डाइक्टियोस्टेलियम डिस्कोइडियम, ये स्पीशीज है जिसका यूज किया गया है एक्सप्लेन करने के लिए। तो ग्रीन बियर्ड थ्योरी जो है बेसिकली वो क्या बोलती है मैं आपको बता दूं, वो ये बोलती है कि आपके अंदर एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड होता है जिसको टैग कहा जाता है, और वही जेनेटिक कोड जब दूसरे के होता है, सेम जेनेटिक टैग जब होता है किसी दूसरे के पास, तो आप फिर उसके लिए अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर रखना शुरू कर देते हो। और ऐसा ज्यादातर कहाँ देखा गया है, ऐसा देखा गया है आपकी फैमिली में, जो आपके किन होते हैं, क्योंकि चूंकि वो आपके कैरेक्टर्स कैरी करते हैं, वही जेनेटिक टैग कैरी करते हैं, इसलिए आप उनके साथ अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर करते हो। अपने बच्चे के लिए आप सेक्रीफाइस करते हो, अपने भाई बहन के लिए आप सेक्रीफाइस करते हो, है ना। अब देखो इसी को ग्रीन बियर्ड अल्ट्रुइज्म इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, यहां पे ऑथर ने एग्जांपल दी कि जिसकी हरी दाढ़ी हो और उसको कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी हरी दाढ़ी हो, तो वो उसके पास ही जाएगा ना, और उसको बिल्कुल वो एकदम उसके लिए वो हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो सेम जेनेटिक टैग एक दूसरे के साथ कैरी करना शुरू कर देते हैं। तो यू विल बी नाइस टू अनदर ग्रीन बियर्डेड इंडिविजुअल इफ यू आर अ ग्रीन बियर्डेड इंडिविजुअल। तो वही चीज ऑथर ने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। इसके लिए उन्होंने डिक्टोस्टेलियम डिस्कोडियम का लिया है। देखो लिखा है कि डाइक्टोस्टेलियम डिस्कोइडियम जो है, इट्स अ फ्री लिविंग फास्ट ग्रोइंग यूनिसेल्युलर अमीबा। फ्री लिविंग होते हैं, फास्ट ग्रोइंग होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, अमीबा होते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, फीड करते हैं बैक्टीरिया में, है ना, बैक्टीरिया फीड करते हैं। होता क्या कि मान लो फीड करते करते बैक्टीरिया खत्म हो जाए, तो अमीबा क्या करता है, फिर मल्टीप्लाई करना बंद कर देता है और एक साथ गैदर कर लेता है अपने आप को थाउजेंड्स हंड्रेड्स में, और एक वो बना लेता है, फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे अमीबाज ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके एक फ्रूटिंग बॉडी बनाई, ठीक है ना। तो इसमें अल्ट्रुइस्टिकली सेक्रीफाइस कर लेते हैं अपने आप को, है ना, स्टॉक बनाने के लिए, है ना। बाकी 80% ही स्पोर बन पाते हैं, मतलब स्पोर बनते हैं, मतलब कि नेक्स्ट प्रोजीनीज के लिए 80% ही होते हैं, 20% अपने आप को स्टॉक बना करके सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो इसमें दो यहाँ पे जीन्स आइडेंटिफाई किए हैं, TGR-B1 एंड TGR-C1। तो अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि TGR-B1 और TGR-C1 क्या है, तो एक तो जीन्स हो गया अगर पूछता है तो, और पूछ लेगा किसके लिए है, तो ये आपका अल्ट्रुइज्म के लिए ग्रीन बियर्ड इफेक्ट में एक्सप्लेन किया गया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे बात कर लेते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जिसने कि स्पॉट की है ओल्डेस्ट गैलेक्सी को, विच इज फ्रॉम द कॉस्मिक डॉन टाइम। कॉस्मिक डॉन मतलब बिग बैंग के बाद जब पहला दिन रहा होगा उसको कॉस्मिक डॉन बोलते हैं, है ना। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप याद रखेगा मॉन्यूमेंटल लीप है स्पेस एक्सप्लोरेशन की। इट वाज लॉन्च्ड ऑन December 25, 2021. It is the largest and most powerful space telescope ever built. Largest and most powerful space telescope ever built, and it is acting as a premier space based observatory and it is developed by NASA। और इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसीज ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो ESA और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट 1996 में और 2021 में फाइनली इसको रिलीज किया गया, लॉन्च किया गया। एंड कोलैबोरेशन था नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। इट विल बी एक्टिंग एज अ सक्सेसर टू द हबल स्पेस टेलीस्कोप का ये सक्सेसर के रूप में काम कर रहा है। एडिटोरियल पार्ट में आते हैं। पहला एडिटोरियल है प्रॉपर्टीज रियल एंड सो शुड बी द कंपनसेशन। वेरी गुड आर्टिकल, वेरी गुड आर्टिकल। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ है, हालांकि आपके जब आप देखेंगे आज का एनालिसिस, तो यहाँ पे देखो लिखा है हिंदू का एडिटोरियल, प्रॉपर्टीज रियल एंड सो शुड बी द कंपनसेशन। अब इस आर्टिकल में बात की गई है टसल बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर ओवर द प्रॉपर्टी राइट्स। देखो होता क्या है, पहले आप सबको पता है कि हमारा आर्टिकल 19(1) जो था, आर्टिकल 19 जो था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था। 31 आर्टिकल पता होगा आपको, 31 आर्टिकल उसमें भी फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था। फिर ये क्या हुआ था कि 1978 में जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था
और उसको मूव कर दिया गया था एज 300A, आर्टिकल 300A के रूप में, मतलब कि वो फिर फंडामेंटल राइट नहीं रह गया, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट का बहुत फेमस डिसीजन है बेला बनर्जी केस में, याद रखेगा बेला बनर्जी केस, याद रखेगा, इट इज रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी ओनली, और ये है कंपनसेशन, जस्ट कंपनसेशन की बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने की थी बेला बनर्जी केस में। जस्ट कंपनसेशन मतलब कि एक जस्टिस होना चाहिए जब आप किसी की प्रॉपर्टी लें गवर्नमेंट पर्पस के लिए, तो एक जस्ट कंपनसेशन आप उसको प्रोवाइड करें ताकि उसका कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अब क्या हुआ, जब लेजिस्लेचर ने एक्ट पास किया तो जस्ट कंपनसेशन के जगह पे उन्होंने अमाउंट शब्द यूज कर लिया, ठीक है ना, अमाउंट वर्ड यूज किया, कंपनसेशन को हटा करके अमाउंट, है ना। तो अब कंपनसेशन का मतलब है कि आपने इक्वली कंपनसेट किया हो, अमाउंट तो कुछ भी हो सकती है ना। तो कुल मिला करके इस आर्टिकल में ये नहीं बताया गया कि जुडिशरी क्या, मतलब वो ये बता रहे हैं कि दोनों के बीच में जो एटीट्यूड है राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के, कि गवर्नमेंट वहां पे जस्ट कंपनसेशन, लेजिस्लेचर वहां पे जस्ट कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहता है, और वहीं पे जुडिशरी ने जस्टिस की बात, जस्टिस की चीज को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया था, ठीक है ना। पार्लियामेंट ने सब्सटीट्यूट कर दिया कंपनसेशन वर्ड को अमाउंट के उसमें, है ना, ये भी आपको पता होगा। एंड ये राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करने के बाद, फंडामेंटल राइट से रिमूव करने के बाद, अब देखो जस्ट कंपनसेशन तो बनता है ना, वही वाली बात है कि जस्ट कंपनसेशन तो बनता ही है। तो अभी भी ये चीज नहीं हो पाई है प्रॉपरली, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जस्ट कंपनसेशन फेयर प्रोसेस के थ्रू नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। अभी भी काफी चीजें हैं जो कि डिस्कशन में है, एंड देखते हैं। और ये देखो बेला बनर्जी केस की डिटेल्स भी मैंने इसमें डाल दी है। बेला बनर्जी केस, जिसको स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस मिसेस बेला बनर्जी एंड अदर्स 1953 का लैंडमार्क केस है इन द इंडियन लीगल हिस्ट्री। इट इज कंसर्निंग टू द प्रॉपर्टी राइट्स एंड पावर ऑफ द एमिनेंट डोमेन, एंड इसमें डिस्प्यूट देख लेना, आप लोग पढ़ लेना, बेला बनर्जी के चैलेंजेस पढ़ लेना, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया था वो उसमें देख लेना, है ना। देखो लिखा है 19(1)(f) प्रोटेक्ट्स द राइट टू प्रॉपर्टी एंड एक्वायरिंग प्रॉपर्टी विदाउट जस्ट कंपनसेशन वायलेट्स द राइट। तो उस समय चूंकि राइट टू प्रॉपर्टी भी था, इसलिए उन्होंने लिखा था जस्ट कंपनसेशन, एंड द कंपनसेशन आर्टिकल 31(2) implies the just equivalent of what the owner has been deprived of। देखो जस्ट का मतलब होता है इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट द ओनर हैज बीन डिप्राइव्ड ऑफ, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। और ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मैंने जो बाकी ये बेला बनर्जी तो मैंने एक्स्ट्रा आर्टिकल से नहीं उठाया है, ये एक्स्ट्रा उठाया है। द डेलिकेट बैलेंसिंग ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट। अब यहाँ पे दूसरा जो एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में ऑथर ने बात की है कि किस तरीके से जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसको हमें कम करने की आवश्यकता है। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, मतलब लोगों का जो जेब से खर्च होने वाला पैसा है हेल्थ केयर के लिए, उसको कम करना है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एक तो आप पहले हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज़ जो रीजन में है, अनइवन एक्सेस जो है मेडिकल सर्विसेज की, चाहे वो अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में हो जो थोड़ा रगड टेरेन है, जहां पर इतना ज़्यादा ईजी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। तो ऐसे एरियाज को आप पहले तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करो किसी माध्यम से। इसके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन हो सकता है टेलीमेडिसिन का। जैसे टेलीमेडिसिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल, तो प्रिजन्स में भी टेलीमेडिसिन का यूज़ किया जाने लगा है। तो ऐसे एरियाज को जो नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पे हॉस्पिटल्स एंड ऑल, वहां पर आप कम से कम इस तरीके के टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है ना, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करा सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, इन सब के लिए आप लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करो, उनका इंश्योरेंस प्रीमियम कराना शुरू कर दो, यूनिवर्सलाइजेशन कर दो, ताकि कम से कम उनका जो जेब से खर्च होने वाला पैसा है वो कम हो जाए, है ना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑथर ने यहाँ कहा है कि रेट ऑफ मेडिकल सर्विसेज गवर्नमेंट को फिक्स कर देने चाहिए। बहुत ज्यादा क्या आता है कि आर्बिट्री, अब जैसे देखो एक डिलीवरी का ऑपरेशन अगर किसी को कराना है, तो अब डिलीवरी का ऑपरेशन एक हॉस्पिटल 1 लाख में करेगा, वही दूसरा हॉस्पिटल 50,000 में कर देगा, तीसरा हॉस्पिटल 3 लाख में कर देगा। सेम चीज है, ऑपरेशन सेम है, प्रोसेस सेम है लेकिन उसकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा, और बैलेंस किसको करना है? इनोवेशन और अफोर्डेबिलिटी को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनोवेशन के नाम पे आप बोलो कि चूंकि ये इनोवेटेड चीज है इसलिए अफोर्डेबिलिटी को हम नहीं देखेंगे और उसका मनचाहा रेट तय कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इनोवेशन और अफोर्डेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए।
प्राइसिंग जो होनी चाहिए वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होनी चाहिए, है ना। एंड पेमेंट जो है वो आउटकम बेस्ड होना चाहिए। आउटकम बेस्ड मतलब वैल्यू प्राइसिंग आप सेट करो लेकिन आउटकम के बाद आप उसकी पेमेंट करो, है ना। आउटकम बेस्ड पेमेंट, इसको लिख लेना, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आप मेंटेन करो, मोबाइल हेल्थ टूल्स का इस्तेमाल करो, टेलीमेडिसिन फैसिलिटी मैंने आपको बताई दिया, डिजिटल, इसके लिए आपको पहले डिजिटल डिवाइड भी दूर करना पड़ेगा, रूरल अर्बन का, नॉर्थ ईस्ट एरियाज का, ऐसे एरियाज में पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी तो पहुंचाओ तब तो आप टेलीमेडिसिन का यूज करोगे, है ना। देन आपको ये मिशन मोड में लेना पड़ेगा एंड जो पॉलिसीज हैं वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग आपको करनी पड़ेगी, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी। एंड ऑथर ने ये भी कहा है कि भैया पहले तो आप एक काम करो कि जो प्राइसिंग सेट करने की बात ऑथर ने कही है ना कि आप मेडिकल सर्विसेज के प्राइस सेट कर दो, तो उन्होंने बोला कि पहले आप पायलट के रूप में इसको स्टार्ट करो और फिर देखो कि क्या इसका रिस्पॉन्स है, किस तरीके से इसका बेनिफिट मिल रहा है ना। और लास्ट वही चीज है कि आपको प्रायोरिटी अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस को देनी ही देनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी टू द अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ द मेडिकल सर्विसेज टू द लार्जर मासेस ऑफ द पीपल। तो ये चीज आप यहाँ पे ऑथर ने मेंशन किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और अब तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी ऐसा न्यूज़ आर्टिकल था जो मुझे लगा हो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। बट याद रखिएगा यहाँ पे क्लाउडिया शीनबॉम के बारे में आया है, मैक्सिकोज फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट, मैक्सिको की पहली विमेन प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शीनबॉम। तो ऑब्वियसली बात है, ये तो ऐसी चीज़ें तो अपने को पढ़ लेनी चाहिए, कहाँ पे फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट आई है, कहाँ पे क्या है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।